नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं EPC 1 सेक्शन के अंतर्गत पंचतंत्र की कहानियाँ। आपके पाठ्यक्रम में हमको पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़नी है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे पंचतंत्र है क्या और इसके अंतर्गत वो कौन कौन सी कहानियाँ कही गई है। तो हम कहानी भी सुनेंगे, लेकिन कहानी को सुनने से पूर्व हम ये समझते हैं कि पंचतंत्र है क्या। यदि कोई आपसे प्रश्न कर देता है कि पंचतंत्र किसे कहते हैं या पंचतंत्र क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि पंचतंत्र एक नीति कथा है। क्या है पंचतंत्र? पंचतंत्र एक नीति कथा है। अब सवाल उठता है कि नीति कथा क्या होता है। तो नीति कथा क्या होता है कि एक साहित्यिक विद्या है जिसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों एवं अन्य निर्जीव वस्तुओं को मानव जैसे गुणों वाला दिखाकर उपदेशनात्मक कथा कही जाती है। नीति कथा में क्या होता है कि हम जानवर को, निर्जीव वस्तु को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को मानव का जो गुण होता है, मानव के गुण वाला दिखाकर उनसे उपदेशनात्मक कथा कही जाती है। नीति कथा पद एवं गद्य दोनों में हो सकता है। पंचतंत्र, हितोपदेश इत्यादि जो है प्रमुख हमारी नीति कथाएं हैं। तो हमको आज पढ़ना है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र भी एक नीति कथा है। तो हम पंचतंत्र के बारे में और जानते हैं। पंचतंत्र होता क्या है? तो संस्कृत में जितनी भी नीति कथाएं कही गई है उनमें पंचतंत्र का पहला स्थान है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जितनी भी नीति कथा है हमारे संस्कृत लिटरेचर में कही गई है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान, सबसे अहम योगदान हमारे पंचतंत्र का है। वर्तमान में यह पुस्तक हमारे समक्ष अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। जिस मूल रूप में इसकी संरचना की गई थी वो मूल रूप में वर्तमान में हमारे समक्ष ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी अनुवादों के आधार पर इसकी रचना को हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व मान सकते हैं। जो जितने इसके भी ट्रांसलेट हुए हैं, जितने भी इसके अनुवाद हुए हैं, उसके आधार पर हम मानते हैं कि इसकी रचना 3री सदी ईस्वी पूर्व हुई थी। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की यदि हम बात करें तो 50 से भी अधिक भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है और इतने अधिक भाषाओं में इन कहानियों का अनुवाद प्रकाशित होना ही इसकी लोकप्रियता का परिचायक है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी कहानी को 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है तो इसकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी, इसकी लोकप्रियता कितनी होगी, हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियों का रचना की बारे में यदि हम बात करें, इसकी रचना क्यों की गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, तो इसकी भी एक रोचक कहानी है। पंचतंत्र की रचना के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है। बात लगभग 200 साल पहले की है, जब पूर्वी भारत में एक राजा अमर शक्ति का शासन था। राजा अमर शक्ति का शासन था पूर्वी भारत के दक्षिणी हिस्से में। उस एक नगर था, नगर का नाम था महिला रोगे। महिला रोगे नामक नगर में राजा अमर शक्ति का शासन था। उनके 3 पुत्र थे। राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। राजा अमर शक्ति जितने उदार, प्रशासक,
और कुशल नीतिज्ञ थे, उनके पुत्र उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजा जितने कुशल थे, उनके पुत्र उतने ही अकुशल थे। मतलब राजा जितने ज्ञानी थे, उनके पुत्र उनसे कहीं ज़्यादा अज्ञानी थे। तो राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, परंतु किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी। राजा ने बहुत प्रयास किया कि उनको व्यवहारिक शिक्षा दिया जाए, लेकिन बात नहीं बन रही थी। परंतु किसी प्रकार से बात नहीं बनी। थक हार कर राजा ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई। जब कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो राजा क्या करते हैं, अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाते हैं। जब बैठक बुलाई गई तो उनके मंत्रियों के समूह में कई कुशल, दूरदर्शी और योग्य मंत्री भी थे। जो उनकी मंत्री का समूह था, उसमें कई मंत्री ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। तो उन्हीं में से एक मंत्री, जिनका नाम हमको सुमति प्राप्त होता है, राजा में एक मंत्री थे जिनका नाम था सुमति। उन्होंने राजा को परामर्श दिया कि पंडित विष्णु शर्मा सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं। जितने भी शास्त्र हैं उन सभी के ज्ञाता हैं पंडित विष्णु शर्मा, और एक कुशल ब्राह्मण भी है। सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कुशल ब्राह्मण भी हैं, यानी कि कुशल शिक्षक भी हैं, टीचर भी हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंडित विष्णु शर्मा को सौंपा जाए तो वे बहुत कम समय में ही राजकुमारों को शिक्षित कर सकते हैं। राजा के दरबार में फैसला लिया गया कि एक पंडित विष्णु शर्मा हैं जो कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कुशल ब्राह्मण भी हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, तीनों लड़के को उन्हीं को सौंप दिया जाए, शायद वो कुछ इनको शिक्षा दे दे। तो राजा अमर शक्ति ने पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया। विष्णु शर्मा को बुलाया गया दरबार में और उनसे अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट किया गया। एक नगर का राजा एक शिक्षक से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए, और उसके साथ ही साथ उनको एक ऑफर भी देता है और उपहार स्वरूप 100 गांव देने का वचन भी दिया। राजा ने कहा कि आप मेरे पुत्रों को पढ़ाइए और इसके बदले में हम आपको 100 गांव प्रदान करेंगे। तो विष्णु शर्मा ने उपहार को लेने से अस्वीकार कर दिया। जो विष्णु शर्मा थे उन्होंने कहा कि मुझे आपका उपहार स्वीकार नहीं है, हम आपका उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु आपके राजकुमारों को शिक्षित जरूर करेंगे। उन्होंने प्रण ले लिया कि आपका उपहार तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जो आपके मूर्ख बेटे हैं उनको हम शिक्षा जरूर देंगे। और उन्होंने क्या किया, राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और राजा के दरबार में एक घोषणा भी कर दी। वो घोषणा क्या था, उन्होंने कहा कि मैं विष्णु शर्मा यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यह असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में ही पूरा करूँगा। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जो ये असंभव कार्य है इसको मैं 6 महीने में ही पूरा करूँगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो, यदि मैं ऐसा काम अगर नहीं कर पाऊँगा तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। विष्णु शर्मा की भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर हर कोई अचंभित हो गया। जो इन्होंने इतनी कठिन भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी, इसको सुनकर दरबार के सभी लोग अचंभित हो गए कि जिस मूर्ख बेटे को पढ़ाने के लिए राजा इतने दिन से परेशान थे, सारी कोशिश लगा लिए, कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं कि हम 6 महीने में इनको सिखा देंगे, और ऊपर से ये भी बोल रहे हैं कि यदि हम इनको
सिखा नहीं पाते हैं तो राजा मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं। उनकी एक कठिन भीष्म प्रतिज्ञा थी जिसे सुनकर हर कोई वहाँ पर अचंभित हो गया और राजा अमर शक्ति निश्चित हो गए। उनको लग गया कि ठीक है, अब तो बच्चे मेरे सीख ही जाएंगे। निश्चित होकर के अपने शासन व्यवस्था के कार्य में लग गए और पंडित विष्णु शर्मा राजकुमारों को लेकर के अपनी कुटिया में चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, राजकुमारों को उन्होंने अनेक प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कथाएं सुनाई। जिसे मैंने कहा था आपको, नीति शास्त्र पंचतंत्र क्या है, एक नीति कथा है। तो इन्होंने क्या किया, नीति कथाएं उनको सुनाए। उन्होंने इन कथाओं में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों को ही आधार बनाया। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कथा रचने लगे और उन कथाओं में नायकों के रूप में वो जंगल के पशु और पक्षियों का वर्णन करते, आधार बनाते। उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित इत्यादि का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि सही क्या है, गलत क्या है, और इसके साथ ही साथ राजकुमारों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। उन्हें क्या करते थे, वो व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको उन्होंने प्रदान करना शुरू कर दिया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात, जब 6 महीना गुजर गया, राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हो गई, तो पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को संग्रहित किया। जो कहानी उन्होंने रचित की थी राजकुमारों को पढ़ाने के लिए, उन सभी कहानियों को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह संग्रहित किया, जिसे आज हम पंचतंत्र की कहानियों के नाम से जानते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि जिन कहानियों की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने उन राजा के बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार किए थे, उन्हीं कहानियों के संग्रह को आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पंचतंत्र की रचना हुई उस समय विष्णु शर्मा की उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास थी। विष्णु शर्मा ने तीनों राजकुमारों को जिस जिस कहानी के माध्यम से उन्हें नीति परख बातें बताई है, उन कहानियों का संग्रह को 5 भागों में बांटा गया है। उन्होंने जितनी भी कहानियाँ कही है, जितनी भी कहानियाँ की रचना की है, उन सभी कहानियों को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। इसीलिए हम इसे पंचतंत्र कहते हैं, क्योंकि 5 तंत्र इसमें मिला हुआ है। वो 5 तंत्र कौन कौन है? पहला है मित्र भेद। पंचतंत्र की जितनी भी कहानी है उसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में हमको विभिन्न प्रकार की कहानियाँ प्राप्त होती है। पहला भाग है मित्र भेद। मित्र भेद में हमको मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव से संबंधित कहानियाँ प्राप्त होती है। दूसरा भाग है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, यानी मित्र की प्राप्ति एवं उसके लाभ। जब हम कोई मित्र बनाते हैं, हम किसी को अपना दोस्त बनाते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है, ये इस तरह की कहानियाँ जो हमको उसके दूसरे भाग में प्राप्त होती है। इसका तीसरा भाग है संधि विग्रह, यानी कि काकोलुकियम। ये तीसरा भाग है संधि विग्रह काकोलुकियम। इसमें हमको कौवे एवं उल्लुओं की कथा प्राप्त होती है कि कैसे हम किसी संधि अगर तोड़ देते हैं तो उसे क्या नुकसान हमको होता है। ये कौवे और उल्लुओं की कहानी से हमको प्राप्त होती है इसके तीसरे भाग में। चौथा इसका है लब्ध प्रनाश, यानी कि हाथ लगी चीज़ का हाथ से निकल जाना। कोई चीज़ आपके हाथ आ गई है, कोई चीज़ आप प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ से निकल जाना, या फिर मृत्यु या विनाश के आने पर हमें क्या समाधान करना चाहिए, इससे संबंधित हमको लब्ध प्रनाश में कहानियाँ प्राप्त होती है। पांचवा इसका है अपरीक्षित कारक, यानी कि जिसको परखा नहीं गया हो या उसे करने से पहले
सावधान नहीं रहा गया हो या हड़बड़ी में कदम न उठाएं। हम बहुत ऐसा कार्य कई बार कर देते हैं जिसको हम लोग परखते नहीं है, जिसके बारे में सोचते नहीं है, सोचते कार्य करने के बाद हमें पछतावा होता है। तो इस तरह की कहानियाँ जो हमको इसके 5वें भाग में प्राप्त होती है। तो मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित हमें ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ जो है सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। जो पंचतंत्र की कहानियाँ है वो मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांत को बहुत ही रोचक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है एवं साथ ही साथ सीख देने की भी कोशिश करती है। हमें क्या होता है, पंचतंत्र की कहानियों से सीख भी प्राप्त होता है। कुछ कहानियों का नाम हम यहाँ बता देते हैं, कोशिश करेंगे हम 1-2 कहानी आपको सुनाएं भी अगले वीडियो में, या आप कहानी देख भी सकते हैं। बहुत सारे कहानी के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारे टीवी धारावाहिक भी बनाए जा चुके हैं। तो मित्र भेद से संबंधित कुछ कहानियाँ हैं, मूर्ख, बगुला और नेवला। दूसरी कहानी है मूर्ख मित्र, यानी कि मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मेरे पास कोई मित्र है लेकिन वो मित्र क्या है, मूर्ख है, तो उससे कहीं ज़्यादा एक विद्वान शत्रु का होना ज़्यादा सही है। एक और कहानी इसमें को प्राप्त होता है जैसे को तैसा। एक और कहानी है मित्र द्रोह का फल। यदि हम मित्र से द्रोह करते हैं तो हमको क्या फल की प्राप्ति होती है, वो होता है। अगले में हमको प्राप्त होता है मित्र संप्राप्ति में हमको कुछ कहानियाँ प्राप्त होती है। ये कहानी है साधु और चूहा। दूसरी कहानी है गजराज और मूषक राज की कथा। तीसरी कहानी है ब्राह्मणी और तिल के बीज। संधि विग्रह में हमको कहानी प्राप्त होती है कौवे और उल्लू के बैर की कथा, कबूतर का जोड़ा और शिकारी, और 2 सांपों की कथा, यानी कि घर का भेदी। 2 सांपों की कथा बहुत अच्छी कहानी है, इसको हम अगले वीडियो में सुनाएंगे भी, घर का भेदी। इसके बाद लब्ध प्रनाश में हमको कहानी प्राप्त होती है बंदर का कलेजा और मगरमच्छ, शेर और मूर्ख गधा। अपरिचित कारक में हमको कहानी मिलती है मूर्ख वैज्ञानिक। ये कहानी आप सभी सुने होंगे कि जब शेर जी उठा, 4 विद्वान होते हैं, उनको शायद कोई ज्ञान मिल जाता है कि वो शेर को भी जिंदा कर सकते हैं, किसी भी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, शेर, मरे हुए शेर को ही जिंदा करते हैं और शेर उन्हीं को ही मार कर खा जाता है। तो ये मूर्ख कहानी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी कहानी है मित्र की सलाह, यानी कि संगीतमय गध। वानर राज का बदला, लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हमको पंचतंत्र में प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम कहानी भी जानेंगे। धन्यवाद।